नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RNIP कनाडा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारी 10th वीडियो है। मैंने हर एक वीडियोस में बार बार ये बता रहा हूँ कि हमारी 75 वीडियोस आ रही हैं कनाडा के ऊपर। तो जिन्होंने अभी तक जो हमारी 9 वीडियो जो ऑलरेडी हमने बना दी हुई है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, चाहे वो ट्रकिंग के बिजनेस को लेकर चलें, चाहे ट्रक ड्राइवर का आपने लीनियर लेना उसको कैसे ले सकते हैं, इवन जिन बच्चों के रिफ्यूजल्स हो जाते हैं या डिपोर्ट होकर वहाँ से आ जाते हैं तो वो अपनी किस तरीके से रिव्यू डाल सकते हैं। तो AIP के बारे में भी मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हुई हैं, वो भी हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। एग्रो फूड के ऊपर भी बहुत वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, उसके बारे में भी देख सकते हैं अगर उन पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू आप कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं। इवन कैनेडियन गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है जिसको हम MNP, जिसको म्युनिसिपल नॉमिनी पायलट प्रोग्राम कहते हैं। वो कब लॉन्च होना है उसकी मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई थी। तो आज जो वीडियो है वो है RNIP कनाडा। इसकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसको हम रूरल एंड नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आप अपनी वहाँ की किस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो मैंने बार बार हर एक वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज कर लेती है कि अगर कोई भी किसी भी प्रोफेशन की उनको रिक्वायरमेंट है तो वो उस प्रोग्राम को लॉन्च कर देती है। उतने समय के लिए लॉन्च कर देती है जब तक वहाँ पर वो स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। तो बहुत सारे प्रोग्राम जैसे AIP है, एग्रो फूड है, MNP है, ऐसे जो प्रोग्राम थे 3-3, 4-4, 5-5 साल के भी ये प्रोग्राम उन्होंने कस्टमाइज किए हुए थे कि वो अपने जहाँ जो स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो इस प्रोग्राम को पहले तो ये बता दूं कि लॉन्च करने का क्या कैनेडियन गवर्नमेंट का मकसद था, क्या कारण था इसको लॉन्च करने का, जिसको हम रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कहते हैं। आज की डेट में चाहे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर चलें, चाहे हम टेम्पररी फॉरेन वर्कर को लेकर चलें, चाहे हम परमानेंट रेजिडेंसी वाले को लेकर चलें, मैक्सिमम जितने भी लोग कनाडा में जाते हैं वो मैक्सिमम जो मेजर सिटीज हैं, जैसे हम टोरंटो के बारे में बात करें, मॉन्ट्रियल के बारे में बात करें, वैंकूवर के बारे में बात करें, कैलगरी के बारे में बात करें, चाहे ओटावा के बारे में बात करें, जो बड़ी बड़ी मेजर सिटीज में जाते हैं। तो वहाँ की जो रूरल एरिया है दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर स्किल्ड पीपल्स। तो वहाँ पर जो गैप है, वहाँ पर जो लोगों की स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो वो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्किल्ड लोगों की, क्योंकि वहाँ पे एक तो एजिंग प्रॉब्लम है और बर्थ रेट बड़ी निग्लिजिबल है जितनी भी रूरल एरियाज हैं। तो उन्होंने जब अपनी ये प्रेजेंटेशंस, अपनी रिक्वेस्ट वहाँ की गवर्नमेंट के पास रखी कि हम ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको देखते हुए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया कि अगर आप उनके रूरल एरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। तो इन रूरल एरिया में आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। कुछ रूरल एरिया में आपको रहने की रिक्वायरमेंट है 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर लेकिन हर एक प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, हर एक प्रोफेशन की वहाँ पर डिमांड है। तो वो रूरल जो उनके एरियाज हैं, जो उनके 5 मेजर जो प्रोविंस हैं, उनके अंदर उन्होंने 23 लोकेशन को सिलेक्ट किया है जो रूरल एरिया में उनके पड़ती हैं। पहले मैं उन प्रोविंस के बारे में बता दूं, जैसे हम अल्बर्टा की बात करें या ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, चाहे हम स्केचवन की बात करें, मोनिटोबा की बात करें, ये जो उनके जो मेजर ये 5 प्रोविंस हैं, इनके अंदर ये उन्होंने ये प्रोग्राम RNIP को इंट्रोड्यूस किया है। इन प्रोविंस के अंदर 23 लोकेशंस हैं। यहाँ पर अगर आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो जा सकते हैं। वो कौन से 23 लोकेशंस हैं, उनकी कौन सी वेबसाइट है, तो वो मैं सारी की सारी लोकेशन और वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो उन्होंने इस गैप को पूरा करने के लिए उन्होंने एक वहाँ की जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी को वहाँ पे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं उनको अप्रूव किया हुआ है कि ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं, इनको इस टाइप के एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं। तो वहाँ से आपका जॉब ऑफर आना जरूरी है। जब आपका जॉब ऑफर आ जाता है उसके बाद आपको वो जॉब ऑफर के बाद वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ से भी रिकमेंडेशन लेटर मंगवाना पड़ता है।
वो किस तरीके से मंगवाते हैं, वो ये प्रोग्राम कैसे चलता है, इसकी मैं अभी सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि हम कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा को भी करते हैं। मैं बार बार हर वीडियोस में ये बता रहा हूँ कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, ना तो पहले ना ही उसके बाद कोई भी चार्जेस नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसेस करते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा में हम 5,000 से लेकर 15,000 रुपये लेते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट भी मैं दे दूं जो इसकी IRCC की है। वो लेटेस्ट अपडेशन ये है कि कनाडा की जो एम्बेसीज है 23 वर्ल्ड की लोकेशन में ओपन हो चुकी हैं। वो 23 लोकेशंस कौन कौन सी है? चाइना में बहुत सारी लोकेशन पर कनेडियन एम्बेसी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। UAE में भी कनाडा की जो एम्बेसी है वो वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके में शेंगन की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी कनेडियन एम्बेसी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इजराइल में भी कनेडियन एम्बेसी ने अपना जो वर्किंग है वो स्टाइल अपनी स्टार्ट कर दी हुई है। तो अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन कंट्रीज में हैं, अगर आप कनाडा का कोई टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना है, PR भी अप्लाई करनी है, चाहे आपने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर का वीज़ा भी अप्लाई करना है, चाहे अपने स्टूडेंट का भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप इमीडिएटली अभी अपने वीज़ाज वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनकी न्यूज़ थी। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है IRCC की रिक्वायरमेंट, जिसको हम इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजन कनाडा कहते हैं। उसकी 5 स्टेप्स हैं। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है कि आपका लास्ट 3 इयर्स में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं है। मींस लास्ट 3 इयर्स में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, जहां इसको 1560 घंटे का साल में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जहां आपने जितने भी मैंने ये कम्युनिटी एरियाज बताए हैं, जो प्रोविंस बताए हैं, अगर यहाँ से आपने अपनी एजुकेशन गेन की हुई है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कि आपने वहाँ जाकर फ्रेंच लैंग्वेज की है या इंग्लिश लैंग्वेज की है या डिस्टेंस लैंग्वेज की है, दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल। तो अगर आपने इन जो मैंने प्रोविंस बताए हैं, इनके अंदर जो मैंने कम्युनिटी एरियाज बताए हैं, वहाँ से अपनी एजुकेशन गेन की हुई है, तो आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इनसाइड कनाडा में हैं और यहाँ से आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई है, जो मैंने आपको एरियाज, जो कम्युनिटीज एरियाज बताए हैं, जो मैंने जो प्रोविंस बताए हैं, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है, तब आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करना चाहते हैं या इनसाइड भी कनाडा है, स्टडी नहीं भी की, तब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज। तो कनाडा में किसी भी टाइप की आपने इमिग्रेशन लेनी है तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। मैंने जो पीछे भी प्रोग्राम बनाए हैं AIP या एग्रो फूड वाले, उसमें भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, वो है आपके NOC के ऊपर डिपेंड, स्किल और टाइप के ऊपर। अगर आपका जो NOC है OA है या B है या C है या D है, आपकी जो प्रोफेशन है, आपको जो जॉब ऑफर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको IELTS की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने NOC के बारे में भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप O और A के साथ बिलोंग करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन जिसको हम मैनेजर लेवल कहते हैं, तो आपका जो IELTS है एटलीस्ट 6 बैंड होना चाहिए। ऐसे फिर प्रोफेशनल आ जाते हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल हैं, जिसको हम स्किल्ड प्रोफेशनल भी कहते हैं, तो उसमें आपका जो IELTS है, जो उनका CLV लेवल है, जिसको हम कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क कहते हैं, तो वो 5 चाहिए। 5 क्या है कि आपके जो IELTS के बैंड है 5.5 या 5 होने चाहिए। अगर आपका जो NOC लेवल C है या D है, तो जिसको हम स्किल ट्रेड भी कहते हैं या सेमी स्किल कहते हैं, तो आपके 4 IELTS बैंड के साथ भी आप यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू, जिसको हम RNIP के थ्रू, वहाँ पर माइग्रेट हो सकते हैं। तो मैनेजर से लेकर आपने जो सेमी स्किल तक के जो प्रोफेशनल हैं, अगर आप उनमें से आपको एक्सपीरियंस है 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर माइग्रेट हो सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर जो थर्ड रिक्वायरमेंट रहती है एजुकेशन। एजुकेशन जो मिनिमम, जैसे सेमी स्किल्ड वाले ने भी जाना है,
क्योंकि जितने भी मैंने ये प्रोविंस बताए हैं, जितने भी ये मैंने उनके रूरल एरिया बताए हैं, कम्युनिटी एरियाज हैं, वहाँ पर हर एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वहाँ पर जो कोई भी प्रोविंस है या कोई भी जो कम्युनिटी एरिया है, अगर वहाँ पर हम कुक की बात करें, चाहे हम वेल्डर की बात करें, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम +2 होना बहुत जरूरी है। मतलब मिनिमम एजुकेशन अगर आपने कनाडा में जाना +2 होना मैंडेटरी है। तो +2 होना बहुत जरूरी है। अगर आपको 10th मैंने की हुई है पर मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। +2 होना मैंडेटरी है मिनिमम। तो उसके बाद NF फंड्स, तो फंड्स की अगर आप फाइडल स्किल्ड में डालते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री बताते हैं, वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को कम से कम 13,000 कैनेडियन डॉलर दिखाने पड़ते हैं। तो 7.5 लाख रुपया दिखाना पड़ता है, मतलब 7 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। तो अगर आप इसमें अपना डालते हैं RNIP में, तो RNIP में आपको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 9,000 कैनेडियन डॉलर की दिखाने की जरूरत है। जितने भी एडिशनल मेंबर हैं, आपका स्पाउस है या जितने भी डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनको आपने 2,000 कैनेडियन डॉलर ऐड ऑन कर लेना है। ये फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तो थर्ड वन है कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। जिस आपने एरिया में जाना है उनकी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। ये तो IRCC की मैंने रिक्वायरमेंट बता दी, और जो आपने एरिया में जाना है, जो रूरल एरिया में जाना है, उनकी जो कम्युनिटी है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप देख सकते हैं कि अगर आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। आप उनमें चेक करिए कि वहाँ पर किस किस ट्रेड की रिक्वायरमेंट है। कोई इलेक्ट्रिशियन की है, कोई प्लम्बर की है, कोई वेल्डर की है, कोई कारपेंटर की है, कोई कुक की है। चेक करें, उनकी रिक्वायरमेंट पढ़े, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल किस तरीके की मांगते हैं, वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट इज डिपेंड ऑन द कम्युनिटी टू कम्युनिटी, जहाँ पर आपने वहाँ पर अपना जॉब ऑफर अरेंज करना है। ये तो इनके सारे के सारे स्टेप्स थे। जब आपने स्पेसिफिक कम्युनिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, तो उसके बाद आपको फाइंड ए जॉब फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने फिर बताया वहाँ पर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं जिनको वहाँ की कम्युनिटी ने, वहाँ के प्रोविंस ने अप्रूव किया हुआ है कि अगर आपको किसी भी टाइप का स्किल्ड पर्सन चाहिए आउटसाइड कनाडा से, आप इमीडिएटली बुला सकते हैं, जैसे जैसे उनके एरिया में उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से आपका जॉब ऑफर आना भी जरूरी है। तो वो जॉब ऑफर कैसे मंगा सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने अपना लिंक लगा दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनके सारे एम्प्लॉयर्स की इंफॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि मैं हर एक बार वीडियोस में मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी वहाँ पर इम्पैनलमेंट है वहाँ की लॉ कंपनी के साथ कनाडा में, और बहुत अच्छा उनके साथ लाइजनिंग है। तो वो भी आपकी ये हेल्प कर सकती है वहाँ पे जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट, आपके एजुकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और वहाँ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपने इस RNIP के प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में PR लेनी है। तो जब आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, उसके बाद आपने अपना जॉब ऑफर वहाँ की जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसको भेजना है। वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेगी। जब वो रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपने अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल डालनी है। तो ये सारा जो प्रोसेस था RNIP का, अगर आपने रूरल एंड नॉर्दर्न जो पायलट, जो इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, उसके थ्रू वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू उनको बहुत सारे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सेमी स्किल्ड है, चाहे स्किल्ड ट्रेड है, चाहे स्किल्ड प्रोफेशनल है, चाहे वो हाईली स्किल्ड है। हर एक प्रोफेशन की उनको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर 14 ऐसी लोकेशन है जो रूरल एरिया में पड़ती हैं, जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि वहाँ पर स्किल्ड लोग आएँ। तो गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव कर दिया हुआ है, या वहाँ के एम्प्लॉयर्स को जो इस एरिया में रहते हैं, कि आप इजीली आउटसाइड कनाडा से लोगों को बुला सकते हैं जिनको इस प्रोफेशन में नॉलेज है। वो अलग अलग प्रोफेशन है, हर एक प्रोफेशन में मैंने फिर बता दिया, हाईली प्रोफेशन से लेकर सेमी स्किल्ड प्रोफेशन तक। तो हम रेगुलर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये हमारी 10th वीडियो है रिलेटेड टू कनाडा के ऊपर। तो मेरी आने वाली टोटल 75 वीडियोस आ रही हैं स्पेशली कनाडा के सेटलमेंट के ऊपर, और मैं बहुत कुछ आने वाले टाइम में कवर करूंगा। नैनी के प्रोग्राम के बारे में जो न्यू चेंजेस आई हैं, क्योंकि नैनी की बहुत क्वेरीज आती हैं, वो मेरा कमिंग प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा आप कनाडा में
इजीली जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप इनसाइड कनाडा में हैं चाहे आप आउटसाइड कनाडा में हैं। वहाँ की कौन सी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट है, 5 ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, उसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और वहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ल्ड का इंटरनेशनल जॉब फेयर होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और आने वाले दिनों में मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना प्रोफेशनल कनेडियन एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग अपना सीवी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना कवरिंग लेटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बहुत सारे टॉपिक को कवर करूंगा आने वाले दिनों में। अगर आप उन सब टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मेरी ये भी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव कनाडा में जाना चाहता है तो आप उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।